हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स है, ई बुक्स चाहिए, तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? हीट इंजन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या पढ़ने वाले हैं सर? हीट इंजन एंड द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये दो बहुत ही उम्दा टॉपिक्स होते हैं, इन पे अपने को पूरा फोकस करते हुए चलना है। तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके बेसिक एंट्री वाले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। यहां पे सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज बेसिकली साइक्लिक एंड व्हाट इज बेसिकली नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है, मेरी बात समझेगा अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका प्रोसेस साइक्लिक है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने सिस्टम को एग्जैक्टली उसी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मतलब बेसिकली उसी टेम्परेचर पे ला करके रख दिया है जहां से आपने कहानी की शुरुआत करी थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं मानता हूं कि इनिशियली जो टेम्परेचर था वो अपने पास में अपन मान लेते हैं कितना सर? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको हीट करना स्टार्ट करा, तो हीट करा आपने सिस्टम को, तो टी, एक काम का उसको T1 लेके चलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट T2, दिस इज नॉट टी इनिशियल, दिस इज T1। उसके बाद फिर आपने इसका टेम्परेचर जो है वो राइज अप करके वापस कितना करे? 70 कर दिया। उसके बाद फिर आपने इसका टेम्परेचर बहुत गिरा दिया, 30 पे गिरा दिया, और उसके बाद फिर आपने उसका टेम्परेचर वापस से कितना कर दिया? 50 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या समझ सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए? इस पूरे प्रोसेस में आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए सर? कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन टेम्परेचर। और अगर नो चेंज इन टेम्परेचर है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 0 के बराबर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो साइक्लिक प्रोसेस में सबसे की फैक्टर क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस का सबसे की फैक्टर क्या होता है कि सर देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। सबसे की फैक्टर क्या होता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी से जुड़ती हुई ना दो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जरा गौर करना क्या होता है। इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो दरअसल दो चीजों पर डिपेंड करती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक और चीज देखना कि आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है ना, आइडियल गैसेस में किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बोला मैंने? आइडियल गैसेस में गैस के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए आपको कुछ खास अमाउंट ऑफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आपने सिस्टम पे कुछ वर्क नहीं करा है तो फिर सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी के फॉर्म में स्टोर ही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो आइडियल गैस कंडीशन में 0 हो जाती है। तो फिर अब जो भी मसला बचता है ना, वो बचता है ओनली ऑन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या बोलेंगे सर इसको बोलेंगे सर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ कि ना? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब देख क्या होता है कि अगर ना आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलना। पहली बात तो अपन बात कर रहे हैं अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो टेम्परेचर को बढ़ाने से होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो बढ़ जाता है, और जब मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा
तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आई मेरी बात समझ? अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब होता है यू के की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। आ गया पूरा फंडा समझ में। और दूसरा मसला क्या होता है इसी के अंदर कि अगर मान लो कि टेम्परेचर अपन ने डिक्रीज कर दिया, मान लो कि अगर अपन ने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो कम हो जाता है। अगर मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, दैट इज यू के, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। ये दोनों फंडे आप लोग के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हैं क्या? यस सर, ये वाला फंडा बकाया तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना इस बात के ऊपर कि साइक्लिक प्रोसेस में सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, साइक्लिक प्रोसेस में सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आल्सो, ठीक है। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, इंटरनल काइनेटिक, इंटरनल पोटेंशियल, ठीक है। इंटरनल पोटेंशियल तो ऑलरेडी जीरो है। आइडियल गैसेस वाले कंडीशन में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी जीरो है, तो जो भी एनर्जी बचेगी वो कौन सी बचेगी सर? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी बचेगी सर? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है आपके दिमाग में? यस सर, यहां तक का फंडा बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर है अपने दिमाग में, ठीक है। अपने पास देखो क्या होता है कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक प्लस इंटरनल पोटेंशियल, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? टेम्परेचर में अपन चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं करेंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस नहीं आने वाले, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो बस इसको यहां पे लिख देते हैं कि देयरफॉर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम ओनली, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम ओनली। और अगर इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सेम है इसका मतलब यह है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है सर कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बहुत ही बेहतरीन तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इस बात को समझें कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात होगी तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है। इस बात को समझें कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस की बात होगी तो फिर डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? जीरो, ठीक है। ए साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा नहीं होता होगा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो नहीं होती होगी, वापस सेम कंडीशन पे सेम स्टेट वेरिएबल को अटेन नहीं किया जा सकता होगा एसाइक्लिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ओके सर, आगे बढ़े। Okay, तो a cyclic process consists of a series of changes which returns the system back to its initial state. Cyclic process जो है ना, this consists of a cyclic process basically consists of a series of changes, ठीक है, which return the system back to its initial state, जो कि सिस्टम को back to its initial state पे ला करके रख देता है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सबसे एसेंशियल चीज होती है कि there is absolutely no change in temperature, ठीक है। there is absolutely no change in temperature, there is absolutely no change in temperature। तो डेल्टा T is equals to 0 and डेल्टा U is also equal to 0। मेरे ख्याल से ये दोनों फंडे आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ गैस or at pressure P, volume V and temperature T। अच्छा, let the system be subjected to a number of changes including isothermal and adiabatic expansions and decompression। तो भैया चार तरह के प्रोसेस तो यहीं पे नाम लिख दिया गया, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे ना क्या बहुत सारे प्रोसेस को अपन ने फॉलो करा और इवेंचुअली फिर ये देखा गया सिस्टम जो है ना वो वापस तो उसके मतलब सिस्टम को वापस से उसके इनिशियल स्टेट पे ला करके रख दिया गया। मतलब जिस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से कहानी की शुरुआत हुई थी उसी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे कहानी की एंडिंग भी हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं कि द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस, मल्टीपल नंबर ऑफ चेंजेस, और जो कि सिस्टम को ब्रिंग्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। जिस प्रेशर से स्टार्टिंग करी थी, जिस वॉल्यूम की वैल्यू से स्टार्टिंग करी थी और जिस टेम्परेचर से स्टार्टिंग करी थी उसी पे ला करके सिस्टम को रख दिया जाता है, ठीक है। क्या आपके दिमाग में वाला फंडा पूरा क्लियर है? जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, साइक्लिक प्रोसेस की बात समझ में आ गई है, ठीक है।
ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, व्हेन द सिस्टम इज रिस्टोर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट नो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल एनर्जी कैन चेंज। ठीक है, जब सिस्टम को वापस से उसके इनिशियल स्टेट पे रिस्टोर कर दिया गया है तो इस सिस्टम की कोई भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती। खास तौर से इसकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, सब खास तौर से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, नो चेंज अकर्स इन दिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तो डी यू बिकम्स जीरो। आई बात समझ? ठीक है, अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू होता है सर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, सिस्टम को जो भी आपने हीट दी उस हीट से बेसिकली क्या होता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी बचे कुछ हिस्से से सिस्टम जो होता है वो कुछ वर्क कर पाता है। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इतनी आरामदायक सी बात है। दैट इज, अब जरा बात को सुनना, दैट इज द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल्स टू नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। भाई देखो ना कितना नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो वो अपन कैसे निकालेंगे? देखो, जो भी आपने हीट सप्लाई करी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रही है, और जो बच जाएगा उससे जो बचा कुछ हिस्सा होगा उससे वर्क हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, इन अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस द सीरीज ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। अगर आप बात करते हैं ए साइक्लिक प्रोसेस की तो उसका नाम ए साइक्लिक इसलिए बिकॉज वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। जिस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू से शुरुआत हुई थी उसी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू पे कहानी खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, किसी और वैल्यूज पे खत्म हो रही है, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं नॉन साइक्लिक या फिर ए साइक्लिक प्रोसेस। बोलो हाँ कि ना? Yes, तो in a non-cyclic process, the series of changes involved do not return the system back to its initial state. ठीक है, the series of changes do not return the system back to its initial state. ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। भाई मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलना कि आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, उम्दा तरह से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्क डन ड्यूरिंग अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जब वर्क की बात करेंगे ड्यूरिंग अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस तो द वर्क डन ड्यूरिंग अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑन द पीवी डायग्राम, इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व इन द पीवी डायग्राम। अब जरा गौर करना कैसे होता है ये, सुनो मेरी बात को। देखो, कभी भी अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करके सी मिलता है तो इस बात को समझ जाओ कि अगर तुमने ए और बी के बीच में किसी ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे सी मिलता है, तो अगर तुमने कभी भी ए और बी के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया तो इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी हो जाएगा। दिस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है कि आप सर बकायदा पूरा क्लियर है? ठीक है, अब जरा अपन चेक करते हैं वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिश्तेदारी होती है। ठीक है, देखो भैया, नाउ देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो देयरफॉर फोर्स यहां से क्या हो जाएगा सर, प्रेशर इनटू एरिया। आ गई मेरी पूरी बात समझ में? यस सर, बिल्कुल सही समझ में आ गई। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। अब जरा गौर करना, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, भाई एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, पी इंटू ए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा सर, dx आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब जरा फोकस करते हुए चलते हैं इस पे अच्छे से। अब जरा तरीके से इस पे फोकस करते हुए चलते हैं, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स जो अपने पास है। देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा। a इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा सर, स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा। तो स्मॉल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, dv होता है। स्मॉल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर, dv होता है। बोलो हाँ कि ना? आगे पूरी बात समझ में? यस सर, बकायदा पूरी बात समझ में आ गई है। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, प्रेशर, उसके बाद a इंटू डी एक्स क्या हो गया सर, स्मॉल वॉल्यूम dv। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ना dw का मतलब वर्क ही तो होता है, p का मतलब प्रेशर ही तो होता है, P का मतलब क्या होता है सर, प्रेशर ही तो होता है,
और dv का मतलब वॉल्यूम ही तो होता है। तो इवेंचुअली क्या समझ में आता है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम करने से हमें क्या मिलेगा सर, हमें वर्क मिलेगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम करने से, प्रेशर इंटू वॉल्यूम करने से हमें क्या मिलेगा सर, वर्क मिलेगा। विच बेसिकली मीन्स दैट प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बना, मान ले जो भी ग्राफ बना, उसका अपन अगर एरिया निकाल लेंगे ना, तो दैट बेसिकली गिव्स आउट वर्क डन। ठीक है, ये जो एरिया अपन निकालेंगे ना, दिस इज बेसिकली द थर्मोडायनेमिकल वर्क डन। ठीक है, आगे मेरी पूरी बात समझ में, तो याद रखना कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो एरिया इंक्लोज होता है ना, दैट एरिया इंक्लोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है सर, पूरा फंडा क्लियर? ओके सर, ठीक है। अब देखो, तो कन्वेंशनली वर्क डन इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन द गैस इज एक्सपेंडिंग एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड। ये बहुत ही उम्दा बात है। अब इस बात पे ना ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होता है बिकॉज आप देखिए, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन में एक बात तो वाजिब है कि एक्सपेंशन में वॉल्यूम का चेंज कैसा होता है सर, पॉजिटिव। ठीक है, एक्सपेंशन में डेल्टा वी कैसा होता है, पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, डेल्टा वी इज पॉजिटिव एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, डेल्टा वी इज पॉजिटिव एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देख क्या होता है, वर्क की जब बात करेंगे ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू डीवी। सही बात है, यह सब बिल्कुल सही बात है। तो P, उसके बाद dV अपने पास किस तरह का है सर, पॉजिटिव है, तो यहां से अपने पास वर्क कैसा हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन में जो वर्क है दैट इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, एक्सपेंशन में जो वर्क है दैट इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। और जो दूसरा फंडा है दैट इज ऑल अबाउट कंप्रेशन, जो दूसरा फंडा है दैट इज ऑल अबाउट कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन में क्या होता है भैया, वर्क, देखो फॉर्मूला तो सेम ही है, dw इज इक्वल टू p टाइम्स dv। तो नाउ कंप्रेशन में क्या होता है ना कि वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो dv अपने पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। dv अपने पास में नेगेटिव है तो वर्क भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बात को नोट कर लें तरीके से कि सर सही बात है, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव ही होता है और कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव ही होता है। ठीक है, पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, पूरा फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As the 2 points representing the initial and the final state of a system can be joined by any number of different curves and the area enclosed by each curve is different, therefore in such cases work done will be different। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इसके अंदर का एक बहुत ही खूबसूरत सा मसला। ठीक है, जरा गौर करना, यहां पे देखो, पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, पहले यहां पे अपन बात कर लेते हैं अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस। तो सर यहां पे अगर आप गौर करें ना, तो यहां पे आता है प्रेशर। ठीक है, और यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे आता है वॉल्यूम। ठीक है, इसका जैसे मान लेते हैं अपने पास दो ही पॉइंट्स, ए वाला पॉइंट है और बी वाला पॉइंट है। तो ए से लेकर के बी तक जाना है, फिर वापस बी से ए तक भी आना है। तो ए से लेकर के बी तक जाने के रास्ते देखो, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, पहले आप ए से बी गए ड्यूरिंग एक्सपेंशन, फिर आप बी से आ रहे हो बाय कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या चीज समझी, अब जरा गौर करना, ए से बी तक का वर्क डन कैसा होगा सर, पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन इन moving the system from A to B is positive and work done in moving a system from B to A is negative because यहाँ पे हो रहा है compression। ठीक है, वर्क नेगेटिव कब होता है, जब सर कंप्रेशन होगा, और वर्क पॉजिटिव कब होगा सर, जब एक्सपेंशन होगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो पहले। यस सर, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया। ठीक है, निपटाएं इसको। ठीक है, अब एक काम करो, थ्योरी एक बार जरा नोट डाउन करो, उसके बाद फिर अपन थ्योरी में तरीके से चीजों को देखना स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है सर, आगे बढ़े आते हैं। तो यहाँ पे ना अपन अभी क्या चेक किया था कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जरा आप इसको जरा एक बार वापस से देखें। तो साइक्लिक प्रोसेस में ना WAB जो था ना अपने पास, वो था पॉजिटिव का वर्क डन। ठीक है, अब ना अपन अगर इसमें तरीके से एरिया की बात कर लें, ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि वर्क डन जो है ना वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का जो है वो सर एरिया के बराबर ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन जो होता है ना वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के एरिया के बराबर ही होता है।
चलो अब जरा गौर करना अच्छे से क्या होता है यहाँ पे। तो पहली बात तो अपन ए से इस वाले को अपन नाम देते हैं, चलो इसको टी नाम देते हैं। नहीं यार टी मत दो यार, ये क्या होता है ना कि टी टेम्परेचर होता है, इसको अपन ई नाम देते हैं और उसको अपन एक काम करते हैं क्यू भी नाम नहीं दे सकते, एस नाम दो, ठीक है। तो अपने पास एक पाथ कौन सा वाला होता है, ए से लेकर के ई से लेकर के बी, और यहाँ पे अपन इसको एक्स और एक्स डैश नाम देते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क डन की जब यहाँ पे बात की जाएगी, जरा गौर करना अच्छे से, जब यहाँ पे बात की जाएगी टोटल वर्क की, तो अपने पास में क्या होगा टोटल वर्क डन, ये अपने पास में होगा एरिया इंक्लोज अंडर ए ई बी एक्स एक्स डैश ए, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे कि दिस इज पॉजिटिव ए, पॉजिटिव वर्क डन। तो एरिया एक्सपेंशन का तो वर्क पॉजिटिव ही होता है, तो एरिया किसका, ए से ई से बी से एक्स से एक्स डैश से लेकर के ए तक का, उसमें से माइनस कर देंगे अपन कंप्रेशन का एरिया, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे अपन क्या सर, कंप्रेशन का एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, कंप्रेशन का एरिया मतलब बी से लेकर के ए से लेकर के एक्स डैश, अब कहानी आगे बढ़ाता हूँ, बी से लेकर के ए से लेकर के एक्स डैश से लेकर के बी से ए से एक्स डैश से लेकर के, अच्छा बी एस लिख दूँ क्या, इसको समझना आसान रहेगा ना, बी से एस से ए से बी एस ए एक्स डैश एक्स एक्स डैश एक्स, और उसके बाद फिर वापस बी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जरा गौर करना बहुत ही प्यार से, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वाला जो अपने पास था वो प्लस का वर्क डन, तो ये बड़ा एरिया आएगा, उसमें से माइनस कर देंगे ये छोटा वाला, ये वाला कर्वेचर, ठीक है, इसका एरिया इंक्लोज्ड। जब इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे ना, ये अपने पास पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज एंटायरली अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज एंटायरली अ साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, जरा गौर करना, यहाँ पर जो टोटल वर्क आएगा वो किसके बराबर आएगा सर, ये जो एरिया जो शेडेड है ना इसके बराबर, ये जो एरिया शेडेड है इसके बराबर आएगा। इसको अपन लिख देते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर, दिस इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर ए ई बी एस ए ई बी एस ए कर्व, दिस इज इक्वल टू द एरिया अंडर ए ई बी एस ए कर्व, ठीक है। मेरे ख्याल से वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका होगा, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट फुर्ती में आकर के आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया पूरा फंडा क्लियर, यस सर, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन जब साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती है तो वहां पे क्या होता है, किसी एक स्टेट से लेकर किसी दूसरे स्टेट मतलब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्टेट, ठीक है। तो किसी एक वैल्यू, किसी एक पेयर ऑफ वैल्यूज से मिल करके किसी दूसरे पेयर ऑफ वैल्यूज तक पहुंचने के लिए ना आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ए साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे लिखा भी होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो एज द 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, जिस भी 2 पॉइंट को लिया अपन ने जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं initial and the final state of a system can be joined by any number of different curves, ठीक है। इसको any number of different curves को यूज करके अपन इन ग्राफ्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है दिमाग में, यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से दिमाग में क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ेंगे कहानी में, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। तो अपन ने अभी इसी की बात करी थी भाई साहब कि वर्क डन जो है ना, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द एरिया इंक्लोज अंडर दिस लूप, दिस इज इक्वल टू द एरिया इंक्लोज अंडर दिस लूप, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया है, यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। निपटा दें, बिल्कुल सर। ओके तो यहाँ पे सेम कहानी हो रही थी, बट एक बार वर्क अपने पास पॉजिटिव आ गया, एक बार अपने पास में वर्क नेगेटिव आ गया। और याद रखना कि पॉजिटिव वर्क कब आया था सर, जब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था गैस का, ठीक है। और नेगेटिव वर्क कब आया था, जब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था गैस का। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। चले अब यहाँ पे आते हैं, जब अपन टोटल वर्क डन निकालेंगे ना, तो एरिया जो एक्सपेंशन का था माइनस एरिया जो कंप्रेशन का था, तो आपके पास जो एरिया बचेगा ना ए ई बी एफ ए, वो ए ई बी एफ ए का जो एरिया है ना, वो बेसिकली एरिया अंडर द लूप आ रहा है। क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है एरिया अंडर द लूप। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हर का फंडा पूरा क्लियर है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। बोलो हाँ कि ना, यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। निपटाते
जाते हैं इसको। अब आते हैं व्हाट इज एसेंशियल या हीट इंजन। तो एक हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हीट की एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर दिस अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस। बाय हीट इंजन में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, सिस्टम जिसको बनाना है हीट इंजन, इट हैज टू अंडरगो अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। एंड इफ द प्रोसेस इज साइक्लिक तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बिकम्स जीरो। और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है पूरा फंडा, सब बिल्कुल क्लियर है। अब जरा गौर करना कि हीट इंजन के अंदर एसेंशियली क्या क्या चीजें होती हैं। तो हीट इंजन एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हीट इंजन के अंदर बेसिकली 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला होता है हीट का सोर्स, ठीक है, जो कि होता है एट हाई टेम्परेचर। भाई सोर्स ऑफ हीट इज ऑलवेज केप्ट एट हाई टेम्परेचर, और हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इस बात को भी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहला जो सेटअप अपने पास है वो क्या आ चुका है, सोर्स ऑफ हीट। और सोर्स ऑफ हीट क्या होता है, सोर्स ऑफ हीट होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इट इज एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस, जो भी गैस होगी। और तीसरा होता है सिंक ऑफ हीट, जो कि होता है लोअर टेम्परेचर, ठीक है। सिंक ऑफ हीट होता है लोअर टेम्परेचर। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो सोर्स है अपने पास में एट हाई टेम्परेचर। जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो सोर्स है हमारे पास में एट हाई टेम्परेचर। और जिसकी हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले सेटअप की, सिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंक है ना, ये सिंक है सर एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। सोर्स होता है एट हायर टेम्परेचर, सिंक होता है एट लोअर टेम्परेचर। तो यार हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हीट हमेशा फ्लो ऑफ हीट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस, ये वाला फंडा बकायदा पूरा तरीके से क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब तो आगे क्या आ रहा है इसमें, इन अ स्टीम इंजन स्टीम एक्ट्स एज द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। स्टीम इंजन में क्या होता है कि जो स्टीम होता है ना वो काम करता है एज अ वर्किंग सब्सटेंस। और डीजल इंजन में मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर्स एंड एयर एक्ट्स एज द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद हीट इज सप्लाई टू द वर्किंग सब्सटेंस एट अ रिलेटिवली हाई इनपुट टेम्परेचर, बिकॉज हीट आ कहां से रही है सर, सोर्स से आ रही है, ठीक है। और सोर्स होता है हमेशा एट हाई टेम्परेचर, और जहां पे हीट जाएगी इसको अपन सिंक बोलते हैं, वो होता है हमेशा एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो ऑब्वियसली जिस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के वैल्यू से आपने कहानी को स्टार्ट करा, उसके बाद कुछ भी हुआ, उसके साथ फिर वापस आप ला करके सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर, सेम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम और सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे सिस्टम को रख दोगे, तब जाके अपन कहते हैं कि सिस्टम में कोई भी चेंजेस इंटरनली नहीं आ रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस पूरा डेवलप हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले स्लाइड के ऊपर। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। चलिए, the work done by the working substance of the system in a cycle is transferred to the environment by some arrangement, ठीक है भाई। जो भी working substance ने work करा है ना, that is basically transferred to the surrounding by any setup, by any system, ठीक है। okay, for example, when the working substance is in a cylinder with a moving piston, the piston transfers the mechanical energy to the wheels of the vehicle via shaft। ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, यहाँ पे जो एनर्जी है वो व्हील्स तक पहुंच जाती है via the shaft। ये पुश किसने लगाया, पिस्टन ने अप्लाई करा। When the cycle is repeated again and again to obtain the desired useful work for some purpose, ठीक है। इसी साइक्लिक प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं to obtain desired work, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, जल्दी फटाफट फुर्ती में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हो गया, यस सर बिल्कुल हो चुका है। अब देख लो भाई, ये अपने पास रहेगा ब्लॉक डायग्राम हीट इंजन का, ठीक है। हीट इंजन को बेसिकली क्या होता है, 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है सोर्स, फिर होता है वर्किंग सब्सटेंस, फिर होता है सिंक, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस को हीट कहां से मिल रही है सर, सोर्स से मिल रही है, ठीक है।
एंड द सोर्स इज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस ना, इससे मान लिया Q1 अमाउंट ऑफ हीट को ले रहा है, ठीक है, उसमें से सबको वो सिंक में नहीं फेंक देगा, उसमें से कुछ हिस्से से वर्क होगा और बाकी हिस्सा कहाँ पे जा रहा होगा, सिंक में। ये ऐसे कर ले, कुछ हिस्सा सिंक में चले जाएगा और बाकी हिस्से से सिस्टम जो है वो वर्क डन कर देगा, ठीक है। आगे मेरी पूरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा तरीके से पूरा क्लियर हो गया। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है सर। तो Q1 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। और W क्या है? नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये तीनों फंडे पूरे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुके हैं क्या? ये सब बाकायदा पूरा क्लियर हो चुके हैं। अब जरा गौर करते हुए चलना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है आपको सर? ये आपको बताता है कि DQ इज इक्वल टू क्या है सर? DU प्लस DW के बराबर है। बोलो हाँ कि ना? DQ इज इक्वल टू क्या है सर? DU प्लस DW के बराबर है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। कैसे? वर्किंग सब्सटेंस ने सोर्स से हीट ले ली, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक को हीट दे दी, इसका टेम्परेचर घट जाएगा। तो अल्टीमेटली देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे सर? साइक्लिक प्रोसेस है। तो सिंस प्रोसेस इज साइक्लिक, तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है कि du की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 0। तो देयरफॉर dq इज इक्वल टू du प्लस dw था, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, बाकायदा पूरा क्लियर है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो dq का मतलब क्या होता है? देखो हीट जो आ रही है वो Q1 है और हीट जो जा रही है वो Q2 है, तो माइनस का है, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन। अगर ऑन द सिस्टम होता है ना तो उसको प्लस लिया जाता है, लेकिन वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होता है तो उसको, देखो वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है तो उसको माइनस लिया जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑन द सिस्टम का मतलब है कि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है, तो वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव, वर्क नेगेटिव। लेकिन इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, तो यहां पे क्या हो रहा है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन मतलब वर्क पॉजिटिव, तो DW की जगह पे अपन सिर्फ W लिख देंगे। तो देयरफॉर अब इसको ये एज अ फॉर्मूला बन गया ना भाई, ये बन गया एज अ फॉर्मूला कि W इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है सर? W इज इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है Q1 माइनस Q2। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा तरीके से पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या चीज लिख के रखी हुई है कि Q1 क्या है? क्या? तो Q1 इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस। जो हीट वर्किंग सब्सटेंस ने अब्सॉर्ब कर ली वो Q1 है। उसके बाद Q2 क्या है? Q2 वो अमाउंट ऑफ हीट है विच इज रिजेक्टेड टू द सिंक, ठीक है। Q2 अमाउंट की हीट सिंक में दे दी गई थी, ये वो हीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? W इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W अपने पास में क्या है? W इज द नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। दिस वर्क इज बेसिकली डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस एंड ऑन द एनवायरमेंट। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े। ओके तो यहां पे आता है एक टर्म, व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन। देखो पहली बात तो क्या है कि रेशियो में जो ऊपर का टर्म आ रहा है वो नेट वर्क डन है, तो थर्मल एफिशिएंसी को अपन ईटा से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ये अपने पास में हो जाएगा नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। उसके बाद टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड पर साइकिल, ठीक है। टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड पर साइकिल, ठीक है। तो नेट वर्क डन, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, ठीक है। अब भाई सिस्टम को कितनी हीट मिली है? तो सिस्टम को अपने पास में हीट मिल चुकी है Q1 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा? Q1। भाई साहब व्हाट इज द नेट वर्क डन? वो अपन निकाल चुके थे, Q1 माइनस Q2 आ गया था। नेट वर्क डन अपने पास कितना आ गया सर? Q1 माइनस Q2 आ गया, अपॉन क्या है सर? Q1 है। इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Q1 अपॉन Q1 माइनस क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन Q1। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो Q1 बाई Q1 इज 1 माइनस में अपने पास में क्या हो जाएगा सर? Q2 बाई Q1। ये रहेगा अपने पास में थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और 100% तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती नहीं है प्रैक्टिकली,
ठीक है, आगे पूरी बात समझ में? यस, सही वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे ये तो था अपने पास में हीट इंजन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी सर? रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। तो व्हाट इज अ रेफ्रिजरेटर? तो रेफ्रिजरेटर एज वी ऑल नो इज अ डिवाइस यूज फॉर कूलिंग थिंग्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का जो बेसिक फंक्शनिंग होता है वो ये होता है कि इट इज मेड टू कूल अप थिंग्स, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक एंटिटी है, मुझे उसे कूल करना है, तो उसमें से बस एक काम करना पड़ेगा, मुझे उसकी हीट मुझे बाहर एक्सट्रैक्ट करके फेंकनी पड़ेगी, ठीक है। बोलो हाँ कि ना? यस, ये वाला फंडा बिल्कुल सटीक तरह से क्लियर है। तो रेफ्रिजरेटर करता क्या है? रेफ्रिजरेटर एज वी ऑल नो इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर कूलिंग थिंग्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हीट पंप। तो हीट इंजन क्या करता है? वो हीट को लेता है एज द इनपुट और आउटपुट के तौर पर वर्क कर देता है। जबकि यहाँ पे जब गौर किया जाएगा एज ऑन द हीट ऑन द रेफ्रिजरेटर, तो वो तो हीट पंप है, वो हीट को किसी भी सब्सटेंस में से बाहर निकाल के बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो अगर मुझे वर्किंग सब्सटेंस को ना कूल डाउन करना है, तो मुझे बस इसकी हीट को बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला काम करेगा आपके लिए कौन? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? The natural tendency of heat is to flow from higher temperature to lower temperature, ठीक है। हीट के फ्लो करने की जो नेचुरल टेंडेंसी है ना, वो ये होती है कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है हीट के फ्लो करने की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? इफ एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम, अगर हमने कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी सिस्टम को, देन हीट कैन बी मेड टू फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है, अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी। जरा गौर करना इस बात पे फिर से कि अगर आप इस बारे में फोकस करते हैं कि हीट का फ्लो कैसे होता है, तो हीट का फ्लो होता है ऑलवेज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी का यूज करेंगे तो आप हीट के फ्लो को पलट भी सकते हैं। नाउ हीट कैन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो अगर आपको एक लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को हाई टेम्परेचर बॉडी पर फेंकना है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो हाँ कि ना? आगे ये वाली बात समझ में? यस, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। मैं चाहूंगा इसका आप जरा एक बार देखें ब्लॉक डायग्राम कैसा है। देखो, पहले ना सोर्स ने वर्किंग सब्सटेंस को हीट दी थी, किसमें सर? हीट इंजन में क्या हो रहा था? ये उसका रेसिप्रोकल ही तो है। तो हीट इंजन में क्या हो रहा था कि सोर्स जो था वो वर्किंग सब्सटेंस को हीट दे रहा था। यहाँ पे सोर्स नहीं दे रहा है, यहाँ पे सिंक दे रहा है। बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ पे सिंक से, बिकॉज क्या होता है, सिंक वॉज एट लोअर टेम्परेचर यहाँ पे, तो सिंक से क्या होता है कि हीट आती है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क भी किया जाता है वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सिंक से पहले हीट आएगी, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क किया जाएगा ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, उसके बाद ये हीट को रिजेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। उसके बाद ये हीट को रिजेक्ट कर देगा टुवर्ड्स द सोर्स। तो यहां पर माफ कीजिए, तो यहां पर लो टेम्परेचर से हीट को अगर हाई टेम्परेचर पे फ्लो करवाना है, तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल आपको वर्क डन चाहिए पड़ेगा ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना कि दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखना कि दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बहुत ही सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे बढ़ जाएं। ओके सर, अब यहां पे आता है प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो द आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज अ हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। मैंने पहले भी कहा था कि हीट इंजन के ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब हीट इंजन का जो फंडामेंटल था ना, इसका ठीक उल्टा कर दो, दैट बिकम्स द फंडामेंटल फॉर अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज अ हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। दस इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस वुड अब्सॉर्ब द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना सिंक से हीट ली जाती है। हीट इंजन में क्या हो रहा था कि सिंक को हीट दी जा रही थी, और यहां पे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि सिंक से हीट ली जा रही है। बोलो हाँ कि ना? ओके सर, दस इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस वुड अब्सॉर्ब अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट Q2 फ्रॉम द सिंक एट लोअर टेम्परेचर, ये होता है कम टेम्परेचर पे, एंड रिजेक्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ हीट Q1 टू द सोर्स एट हायर टेम्परेचर। तो यहां पे देखो क्या होता है,
सिंक से ले लिया अपन ने हीट, उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ एक्सटर्नल सप्लाई से वर्क हुआ, उसके बाद इसने हीट जो है उठा करके रिजेक्ट कर दी आउटर सिंक को, ठीक है, आई मेरी सोर्स को। आगे मेरी बात समझ में, यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन अ रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस यूजुअली गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पे इसका पूरा फंक्शनिंग प्रोसीजर आने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद दिस एंटायर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। बोलो हाँ कि ना, यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं इसके पूरे प्रोसेस ऑफ वर्किंग के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो मैं इस चीज को ना आपके लिए एक बार तरीके से क्लियर कर देता हूं, जरा गौर करना। जैसे अगर तुम्हारे पास में गैस का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में गैस का एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन में क्या हो रहा है बेसिकली कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में बेसिकली क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो सिस्टम की जो खुद की एनर्जी है ना वो लूज आउट होना शुरू हो जाएगी, और जब सिस्टम की खुद की एनर्जी लूज आउट हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो भी गिर जाएगा, रिजल्ट्स इनटू कूलिंग ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। बोलो हाँ कि ना। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो एक्सपेंशन में बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम का इंक्रीज होना तो लाजमी सी बात है सर, ठीक है, ये तो होना ही होना है। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, देयरफॉर dV इज पॉजिटिव, therefore dW is positive। और जब अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव है, therefore वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम लूजेस एनर्जी। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम जो है वो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। एंड इफ सिस्टम लूजेस एनर्जी तो उसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा और अल्टीमेटली कूलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर सिस्टम स्टार्ट्स टू कूल, ठीक है, देयरफॉर सिस्टम स्टार्ट्स टू कूल, टेम्परेचर जो है इसका वो जो है वो कम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं अपन कंप्रेशन। एक्सपेंशन तो हो चुका है, अब जरा अपन चेक करते हैं क्या सर, कंप्रेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन में बेसिकली क्या होता है ना कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कंप्रेशन में क्या होता है सर कि वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज होता है। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो दरअसल क्या होता है सर, डीवी जो है ना वो अपने पास में निगेटिव हो जाएगा, और डीवी जब निगेटिव होगा तो डीडब्ल्यू भी अपने पास में क्या हो जाएगा, निगेटिव, मतलब वर्क डन बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। अगर देखो या वर्क डन बिकम्स नेगेटिव ना, मतलब कंप्रेशन बेसिकली हुआ ना, तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है सर कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। नाउ इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो सिस्टम गेन्स एनर्जी। अगर सिस्टम पे वर्क किया गया है तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, सिस्टम गेन्स एनर्जी। और अगर सिस्टम एनर्जी गेन करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम स्टार्ट्स टू हीट अप, तो सिस्टम स्टार्ट्स टू हीट, सिस्टम स्टार्ट्स टू हीट अप, ठीक है। क्या अपने दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बकायदा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हो गया है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रिजल्ट्स इन कूलिंग ऑफ द गैस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे गैस की कूलिंग शुरू हो जाएगी ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। तो जैसे गैस की कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर गैस जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा सर, वेपर लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर जो है ना वो काफी कम रहा होगा ऑब्वियसली सर। ये जो वेपर लिक्विड मिक्सचर है ना इसका टेम्परेचर कम रहा होगा, तो दिस इज एट लो टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर है सर वो काफी कम रहा होगा, तो दिस इज एट लो टेम्परेचर, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अब देखो क्या होता है, जब इसका टेम्परेचर कम रहा होगा ना तो अब क्या होता है कि जनरली वैसे क्या होता है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या हो गया कि अंदर फ्रिज के अंदर जो ये गैसियस वेपर क्या ना वेपर लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, ये जो वेपर लिक्विड मिक्सचर घूम रहा है ऑफ लो टेम्परेचर, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ना दिस
मिक्सचर अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रीजन टू बी कूल्ड। भाई तुम्हें किसको कूल करना है, फ्रिज के अंदर जो रखा हुआ है उसको कूल करना है तुमको, ठीक है। तो दैट एंटायर इज द रीजन टू बी कूल्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसको आपको कूल करना है ना, वहां से आप हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, और वो हीट किसको देते हो आप, फिर वो हीट देते हो आप किसको, ये जो वेपर लिक्विड मिक्सचर घूम रहा है उसको, ठीक है। अब जो वेपर लिक्विड मिक्सचर घूम रहा था उसका टेम्परेचर बेसिकली हल्का सा क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। और जब ये बढ़ जाएगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर्स ओनली। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जो वहां पे घूम रहा था वेपर लिक्विड मिक्सचर, जैसे उसने हल्की सी हीट ले ली ना, तो वो जो लिक्विड वाला पार्ट है दैट आल्सो गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर। तो अल्टीमेटली वेपर लिक्विड मिक्सचर पूरा वेपर में ही कन्वर्ट हो चुका है। यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। तो अभी जो वेपर में कन्वर्ट हो गया ना, अब ये गैस सराउंडिंग मतलब फ्रिज के अंदर ही घूम रही है, ठीक है। नाउ द वेपर गेट्स हीटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि अब जो ये वेपर घूम रहा है फ्रिज के अंदर, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई ने कुछ वर्क डन करा, और जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई ने कुछ वर्क डन करा तो उससे क्या होता है कि वेपर जो है ना वो हीट अप हो गए, ठीक है। तो वेपर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, और जब वेपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो वेपर है वो इस बढ़े हुए हीट को बाहर सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। बोलो हाँ कि ना। वेपर का जो टेम्परेचर है जब वो बढ़ जाएगा, वेपर बिकम्स हॉट, ठीक है। तो वेपर जो है वो इस हीट को बाहर सराउंडिंग में रिलीज कर देगा, और उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि जो फूड आइटम रखा था जिसको ठंडा करना था उसकी तो हीट बाहर निकाल ली ना, जो फूड आइटम को ठंडा करना था उसकी तो हीट बाहर निकाल ली, और जब उसकी हीट बाहर निकल ली तो वो ठंडा हो गया। अब वो जो हीट पूरा वेपर के पास में आ गई है, तो उस वेपर पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई ने और वर्क डन करा, इसका टेम्परेचर और बढ़ गया, और अब ये ज्यादा गर्म वेपर जो है वो बाहर हीट छोड़ देगा। तो अल्टीमेटली पूरे प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि फूड स्टफ जिसको ठंडा करना था उसकी हीट बाहर निकाल दी गई और सराउंडिंग में फेंक दी गई। बोलो हाँ कि ना। तो ये अपने पास में होते हैं 4 बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स इन द वर्किंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। बोलो हाँ कि ना। क्या ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है सर? ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, और ये आप लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम भी बना करके रख लिया होगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सर? डी यू प्लस डी डब्ल्यू तो होता ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है ना सर, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर साइक्लिक प्रोसीजर है, ठीक है। माफ कीजिए। इन अ रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, इन अ रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है वो साइक्लिक प्रोसीजर है। तो इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो द प्रोसीजर इज साइक्लिक प्रोसीजर, ठीक है। द प्रोसीजर फॉलोड इज साइक्लिक प्रोसीजर, द प्रोसीजर फॉलोड द प्रोसीजर फॉलोड इज अ साइक्लिक प्रोसीजर, ठीक है। अब जब साइक्लिक प्रोसीजर होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो सप्लाई जो आपने हीट करी वो क्या हो जाएगा? डी यू प्लस क्या हो जाएगा सर? डी डब्ल्यू के बराबर। तो डी यू सिंस जीरो के बराबर हो गया है ना, तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? डी डब्ल्यू के बराबर। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। आई मेरी पूरी बात समझ में? सब बिल्कुल समझ में आ गई है। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये रहेगा तुम्हारे पास में बेसिकली क्या? वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या? सोर्स। तो ये था अपने पास में सोर्स, और ये था अपने पास में क्या सर? सिंक, ठीक है। तो ये सोर्स था, ये सिंक था। सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर पे है, सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे है, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना सिंक से कुछ हीट वर्किंग सब्सटेंस लेता है, इसको बोलेंगे Q2। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस पे कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होता है, तब जाकर के वर्किंग सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट कर पाता है टुवर्ड्स द सोर्स। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया था? ये सब बिल्कुल आ गया था। अब जरा गौर करेंगे तो DQ बेसिकली क्या है, यहां देखो बेटा। तो जो हीट आ रही है उसको लेंगे प्लस, जो हीट जा रही है उसको लेंगे माइनस। तो Q2 को लेंगे प्लस और Q1 को लेंगे माइनस। बोलो हाँ कि ना। उसके बाद वर्क अपने पास कैसा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट्स कंप्लीटली कंप्रेशन, और कंप्रेशन में क्या होता है? वर्क को अपन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर? माइनस का W, या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए कि W अपने पास में क्या हो जाएगा सर? Q1 माइनस का Q2, ठीक है। W अपने पास में क्या हो जाएगा सर? Q1 माइनस का Q2। बताओ क्या इतना पूरा फंडा क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्मेशन यहां पे दे दो
कितना पूरा फंडा क्लियर है क्या रेफ्रिजरेटर का कि W इज टू अपने पास में हो जाएगा सर Q1 माइनस Q2। यस सर, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यहां तक का फंडा बाकायदा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है, ओके। W इज टू Q1 माइनस Q2। ओके सर, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। किस पे आ रहे हैं सर? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। तो वहां पे क्या था, नेटवर्क मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब नेट हीट एब्जॉर्ब्ड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इस मशीन का जो आउटपुट है, इस मशीन का जो बेसिकली आउटपुट है वो क्या होता है कि भैया कितनी हीट जो है ना वो तुम निकाल पा रहे हो सिंक से। बोलो हाँ कि ना, कितनी हीट तुम निकाल पा रहे हो सिंक से, दैट इज बेसिकली द आउटपुट। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो बेसिकली क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का फंडा होता है। क्या होता है सर? आउटपुट अपॉन इनपुट का फंडा होता है। तो इस रेफ्रिजरेटर का जो आउटपुट है वो क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो कितनी हीट जो है ना वो सिंक से बाहर निकाल पा रहा है। अगर ये, अच्छा सिंक मतलब होता है फूड स्टफ, ठीक है। तुम अगर चाहो ना तो यहाँ पे कहीं लिख लेना कि जो ये सिंक है ना, दिस इज बेसिकली नथिंग बट द फूड स्टफ, ठीक है। जिस फूड आइटम को आपको कूल करना है, तो फूड स्टफ टू बी कूल्ड, ये है फूड स्टफ टू बी कूल्ड। तो जिस फूड स्टफ को आपको कूलिंग करना है ना, दैट इज नथिंग बट द सिंक ओनली, दैट इज नथिंग बट द सिंक ओनली, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होते हुए चलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा जो होता है ना वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट? तो आउटपुट अपने पास में क्या होता है सर? आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल फ्रॉम द कॉन्टेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जो आपने कॉन्टेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर फूड आइटम से जो आपने हीट बाहर खींच ली, Q2, दैट इज द आउटपुट, ठीक है। और ये हीट को बाहर खींचने के लिए तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दैट इज द इनपुट, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल मतलब Q2 टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल मतलब कितना वर्क करना पड़ा तुम्हें, ये इसके रेशियो के बराबर होता है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या अपने पास में Q2 अपॉन W। तो W कितना आ गया, Q1 माइनस Q2। उसके बाद फिर अपन ने ऊपर भी डिवाइड करा Q1 से, नीचे भी डिवाइड करा Q1 से, ऐसा बन गया। उसके बाद Q प्रोपोर्शनल टू T तो होता ही है। तो यहां जो बचा उसको अपन ने T2 बाई T1 से रिप्लेस करा। सॉल्व आउट करोगे तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये तुम्हारे ऊपर मैं बिल्कुल छोड़ सकता हूं बिकॉज सिंपल सा अलजबरा है। आई मेरी बात समझ? ये मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल छोड़ सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा अलजबरा है। हो गया सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया है क्या? यस सर। तो ये था अपने पास में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और ये था हमारे पास में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्रमंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं बिकॉज आपके फीडबैक्स पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंची है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।